हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। आज मैं स्टार्ट में बिल्कुल न्यू टाइप टॉपिक कंडक्टर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज तो हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, और इसका आगे हम लोग बहुत यूज करेंगे। इनफैक्ट अभी के बाद जो पढ़ रहे हैं ना, उस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो हम लोग गौसला वाला पार्ट पढ़े, अभी के बाद जो पढ़ रहे हैं उसका ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर पहले क्यों पढ़े? अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना नहीं पता है तो गॉसलॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे, गॉसलॉ नहीं पता है तो आगे किसी नहीं समझोगे। तो अभी तक जो पढ़े वो एक फंडामेंटल्स, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे रूप से रियलाइज करेंगे और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि थोड़ा सा मैकेनिक्स वगैरह थोड़ा कम यूज करेंगे, कुछ नया ऐसा लगेगा। हमको पता है कि मेनली विल डिवाइड मेटल इनटू टू पार्ट्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, राइट? ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो। तो कंडक्टर्स का प्रॉपर्टी क्या क्या है? कंडक्टर का सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टर क्या मतलब? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, राइट? मींस इसके से इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे पास होता है? आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो। इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को एक, अगर हम उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस किससे, उसके अगर कंडक्टर के अक्रॉस इफ वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, then electron moves in a particular direction, otherwise electrons moves randomly। आपको क्लास 10 में पढ़े हो ना कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और जब तक उसके क्रॉस हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, सिंपली कंडक्टर रखा हुआ है जिसका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन जिगजैग पाथ, इट हैज सम स्पीड, वेरी हाई स्पीड, बट उसका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और नेट डिस्प्लेसमेंट में कोई फ्लो ऑफ करंट नहीं मिलता है। बट वंस वी ऐड battery across conductor, cell across conductor, then we find electric current, right? हम आगे पढ़ेंगे भी, बट कंडक्टर का मेन प्रॉपर्टी है इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सब कुछ इसी से डिराइव्ड है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज दैट इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिखना, हेडिंग लिखना, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। हेडिंग क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। और ध्यान देना, कोई भी डाउट होगा अब भी क्लास में क्लियर कर लेना, कुछ भी कचरा अंदर दिमाग के अंदर भर के लेना, सारा कचरा यही निकाल लेना है। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स, इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली हम आपको लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कंफ्यूज ही रहते हैं पूरा, क्योंकि बस कुछ है, बुक भी कंफ्यूज किया हुआ रहता है। तो आपको सब कुछ समझ के जाना है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान चीज है, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर कुछ इसी कारण है, इसका एक जो यूनिक फीचर है कि इट हैव फ्री, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी कारण और सारे प्रॉपर्टीज हम लोग डिराइव करेंगे, राइट? ये आपको क्लास 10 में पढ़े हो, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट लिखिए, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। इन केस ऑफ in case of electrostatics, important है, in case of electrostatics, electric field inside या net electric field कर दो, net electric field inside conducting material is always zero। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। फर्स्ट हमने क्या बोला? इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम कब बात कर रहे हैं? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं कर रहे। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज जीरो। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, यहां पे इस मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, और हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, दिस इज ई एक्सटर्नल। आई हैव अप्लाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। किस मटेरियल के अंदर जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सटर्नल। Now we know conductors have free electrons,
सो अगर हम इसका कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, राइट। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन पे एक इधर फोर्स लगेगा एफ ई, राइट, एफ ई एक्सटर्नल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू कर देगा, इसको पास मिलेगा बिकॉज ये कंडक्टर है, मान इसको ब्रेक करके आना पड़ता है। हम मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं है कि इसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन फ्री होकर निकल जाए। इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके निकल जाए। तो मटेरियल के अंदर यहाँ पे लाके जमा कर दिया, क्या बाहर लेके निकलता है, राइट। हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स वहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इससे बिल्कुल बाहर है, इलेक्ट्रॉन इसके बाउंड्री पे आकर अटक गया, इसका इसको पाथ नहीं मिला। सो इट हैज बिकम इलेक्ट्रॉन रिच रीजन। अब यहां पे जब इलेक्ट्रॉन सब इधर ड्रिफ्ट किया, पहले किसी वॉल्यूम में इनिशियली हर जगह इलेक्ट्रॉन रैंडम था तो हर जगह न्यूट्रल था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम। यहाँ प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो यहाँ नेट चार्ज क्या हो गया, प्लस। दिस इट हैज बिकम, मैं नहीं बोला सिर्फ यहाँ पे, इट हैज बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो ये है इलेक्ट्रॉन रिच, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब जब इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पे एक चार्ज ग्रेडियंट आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके कारण भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, जो इंड्यूस को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, तो उसके कारण भी किधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई इंड्यूस्ड। एम आई क्लियर? मैं फिर से बोलता हूं, हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर था, कंडक्टर कोई नेट चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंडक्टर है। और जब एक न्यूट्रल कंडक्टर है उस पे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, सो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स टुवर्ड्स मी। और जब इलेक्ट्रॉन पे तरफ फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएगा, फिर इट बिकम इलेक्ट्रॉन रिच रीजन। और जब इलेक्ट्रॉन जमा हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ गया प्लस चार्ज, यहाँ गया माइनस। अभी भी नेट चार्ज क्या है, जीरो। हमने बाहर से ना इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया है, ना इलेक्ट्रॉन हमने बाहर लिया है अंदर से। आपको हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में, अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करना है, आपको इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। हमने इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट किया, ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। सो इलेक्ट्रॉन सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। नाउ बॉडी नेट चार्ज बॉडी स्टिल जीरो, बट यहां पे आ गया माइनस चार्ज, यहां पे आ गया प्लस चार्ज ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब यहां इंड्यूस्ड चार्ज प्लस है, यहां माइनस है, इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सब इलेक्ट्रॉन पे इससे कारण फोर्स लगेगा, सो इलेक्ट्रॉन हैज टू फोर्स नाउ। इधर लगा Fe एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन फोर्स लगेगा इधर लगेगा Fe इंड्यूस्ड। अब देखो इनिशियली यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज जीरो था, तो ये जीरो था और ये था, ये कांस्टेंट हमने अप्लाई किया हुआ है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का सेग्रीगेशन होते जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा और ये कांस्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन कब तक यहां पे आएगा, जब तक कि नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाए। जब तक इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन सेग्रीगेशन होते रहेगा और रिएक्शन होते रहेगा। और जब दोनों इक्वल हो जाएगा, जब Fe इंड्यूस्ड इक्वल टू Fe एक्सटर्नल हो जाएगा, in that case net force on electron becomes zero. Net force on electron becomes zero. मैं लिखा हूं, कुछ बता रहा हूं क्या। सो हमने क्या बोला कि जब ये दोनों इक्वल हो गया, Fe induced equal to Fe external, net force on electron becomes zero. और जब नेट फोर्स जीरो है, मतलब E एक्सटर्नल
इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। सो व्हाट इज ई नेट? दोनों कोई डायरेक्शन में है, ई नेट क्या हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। अरे सिंपल है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा? ई इंटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझो, जब तक नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे जीरो नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट कर रहा था, यहां इलेक्ट्रॉन सेग्रीगेशन हो रहा था, चलता जा रहा था। और जब नेट फोर्स जीरो हुआ, अब इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जीरो हो गया, मींस इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल डायरेक्शन में ड्रिफ्टिंग बंद हो गया। इसको बोलते हैं केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस क्या? चार्जेज आर एट रेस्ट। और जब नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन हैव बिकम जीरो, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप, दैट इज का केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने इसे लिखाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब हमने यहाँ पे तुरंत अप्लाई किया था ई एक्सटर्नल, हमने जब यहाँ पे अप्लाई किया उस समय तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, और जब तक इलेक्ट्रॉन मूव किया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था, और जब तक ये जीरो नहीं था तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं था। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अचीव हुआ उस समय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। अब बोलोगे इसमें क्या कितना ना, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने में टाइम लगता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। So in case of electrostatics, net electric field inside current material, net electric field means जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, जो अपना इंड्यूस्ड हुआ, जो शट अप्लाई हुआ, सबको मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। तो अपने एकदम थंब रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टिंग मटेरियल में लिखा हुआ है कंडक्टिंग मटेरियल। ये आप लोग छाप लियो, ये छाप लियो ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं दिखाता हूं व्हाई कंडक्टिंग मटेरियल। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, तो उसका अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? मान यहाँ पे कैविटी है और यहाँ हर जगह मटेरियल है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज क्यों रखती है और यहाँ पे एक चार्ज क्यों रखती है। ठीक है, डिटेल से हम नीचे बात कर रहे हैं, क्या बनेगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस हम इतना बता रहे हैं। अब यहाँ पे चार्ज रखे, दिस चार्ज विल गिव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, राइट। सो यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स लगाएगा। जब फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस, राइट। और अल्टीमेटली यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक के बाद यहाँ पे ई नेट क्या हो जाएगा? जीरो। मैं सिर्फ यहाँ पे बोला नेट जीरो, यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल। सो मैंने यहाँ पे बोल दिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हम अभी इस पे कुछ कमेंट नहीं कर रहे, क्या होगा पता नहीं, आगे हम देखेंगे। बट हमने इस पे कमेंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिंग कैविटी है। ये क्या है? कैविटी। तो हम सिर्फ अभी इतना पढ़े हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो। सो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं, कंडक्टिंग मटेरियल। जहां तक कंडक्टिंग मटेरियल है, इस बाउंड्री पे भी कंडक्टिंग मटेरियल है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बट जहां कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। एम आई क्लियर? और आप देखोगे तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। ऑल्दो न्यूट्रल बॉडी है, ऑल्दो ये न्यूट्रल बॉडी है। चलो आपको इसको हटा देते हैं। अब न्यूट्रल बॉडी हो गया, अभी न्यूट्रल बॉडी नहीं था, अब यहाँ पे कुछ चार्ज दे दिए थे, बट अब ये कैविटी है। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, अब
देखो ये प्लस चार्ज है, न्यूट्रल है, तब भी इसमें अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मास चार्ज इसके पास है, इसकी स्पीड अट्रैक्शन, इसके स्पीड रिपल्सन, नेट इधर आ जाएगा अट्रैक्शन ड्यू टू इंडक्शन। कोई डाउट? सो अभी तक हम क्या सीखे? पहला सीखे कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड क्या सीखे कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उस समय नहीं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अचीव हुआ, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर बिकम जीरो। क्यों जीरो हुआ समझ में आया ना? अच्छा चलो बता देते हैं, पूछ ही दिया कि सर करंट फ्लो में क्या होता है। चलो इससे हम इसको करंट में बात करते। मान लेते हैं एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दिया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इससे कारण इधर आ गया ई एक्सटर्नल। नहीं, ये सेल जो है, ये सेल यहाँ पे प्लस दे रहा है, यहाँ पे माइनस। पोटेंशियल प्लस है, माइनस है, तो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड गोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक्सटर्नल इजेक्शन। तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा और बट अभी इलेक्ट्रॉन को हमने फ्री पाथ दे दिया है। इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, 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 कर सकता है। तो ये सेग्रीगेशन हमने बोला यहाँ पे नेट वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अगर ये आइसोलेटेड था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो गया था, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा था यहाँ पे ई इंड्यूस्ड बढ़ते रहा था इस डायरेक्शन में। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने पाथ दे दिया है, इलेक्ट्रॉन को हमने पाथ दिया तो कभी भी ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस्ड के इक्वल होगा ही नहीं। और जब ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस्ड के इक्वल नहीं होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, और कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चाहते रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्राई करेगा कि हम अपने ऊपर नेट फोर्स जीरो करें, हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करें, बट वो कर नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे जमा नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन जाता है इधर, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करते रह गया। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेग्रीगेशन हो नहीं पाया, तो कभी भी ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस्ड के इक्वल हो नहीं पाता है, तो कभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्राई करते रहेगा। इलेक्ट्रॉन का एम यही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट होकर कोशिश करेगा कि हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करें। इसी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, बट वो कर नहीं पा रहा, इसलिए लगातार करंट फ्लो करते रहता है। वही इस केस में उसने कर दिया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया, करंट फ्लो बंद हो गया, और ये तुरंत हो जाता है। और इसमें कभी हो ही नहीं पा रहा, जब तक बैटरी जुड़ा हुआ है करंट फ्लो करते रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, करंट उसको उल्टा मूव करेगा। एम आई क्लियर? यहां से इलेक्ट्रॉन फिर आ गया, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज उतना रहा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ प्लस चार्ज कहाँ रहा? जब ये प्लस चार्ज घटेगा, इलेक्ट्रिक करंट घटते जाएगा, तो कभी भी एक्सटर्नल इंड्यूस्ड के इक्वल नहीं हो पाता। इसको डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, मैं सब पूछा तो बता दिया। इसी कारण से है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स है और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, और हम मानते हैं कि बैटरी पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नली रह गया। ये पोटेंशियल मेंटेन किया, हमेशा यहाँ पे रखेगा, इतना पोटेंशियल डिफरेंस रखना है हमको, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक को घटने नहीं दे रहा है, ये इस एक्सटर्नल को मेंटेन किया हुआ है यहाँ से यहाँ के क्रॉस। क्लियर? ओके। सो हमने क्या पढ़ा? इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर। हमने यहां पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रख दिया? मानते हैं ये डिस्टेंस है, लेट्स एज्यूम 3 मीटर, सेंटर ऑफ स्फीयर O, और एक कोई पॉइंट P है। फिगर ऑन द स्केल नहीं है। OP इक्वल टू 4 मीटर, OP इज इक्वल टू 4 मीटर।
अब जब हमने यहाँ पॉइंट चार्ज क्यों रखा, तो यहाँ पे इंडक्शन होगा, अभी आपको दिखाया नहीं, इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, इसे का यहाँ पे इंडक्शन होगा, कुछ यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज और यहाँ कुछ आएगा प्लस चार्ज, कुछ तो आएगा, कुछ आएगा। चलो माय क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to magnitude हमको निकालना है, find magnitude of electric field at point P due to induced charge। जो सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, जो सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ उसके कारण हमको, अच्छा सरफेस पे क्यों हुआ, वेट आगे बताएंगे। गुड क्वेश्चन पूछा सर, सरफेस पे क्यों हुआ, अंदर क्यों नहीं बोल रहा, आगे आएंगे। Magnitude of electric field at point P due to induced charge at surface, option A 0, option B option C, option D, option E। क्वेश्चन क्लियर है? We have a spherical conductor, a point charge Q is kept in front of conductor at distance 3 meter from its center. Then find electric field at point P due to charges induced at the surface. Find electric field at point P due to charges induced at the surface of conductor. हो गया? चलो ध्यान दो, यहां पे अच्छा नेट इलेक्ट्रिक एट पॉइंट पी क्या होगा, और ई नेट एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी 0, इसमें कोई डाउट, बिकॉज पॉइंट पी लाइज इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल, नेट फील्ड क्या होगा 0। अब यहाँ पे दो सोर्स है और तो कोई चार्ज अगर माने हैं, एक पॉइंट चार्ज है और एक इंड्यूस चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू 0। एम आई क्लियर? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना दो, एक इंड्यूस चार्ज और एक पॉइंट चार्ज Q। सो वी कैन राइट electric field at point P due to induced charge is equal to minus of electric field at point P due to point charge Q। और point charge के कारण फॉर्मूला को पता होता है, क्या होता है, KQ by R स्क्वायर, यही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपको हम बता चुके हैं कूलम्स लॉ में कि इसके का सिर्फ इससे का इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं का भी निकालना हो कुछ भी आएगा, इसका सिर्फ इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला, सिर्फ इसका करंट फील्ड होगा KQ by R स्क्वायर। कुछ भी चार्ज रख दो, आपको क्लोज हम बताए थे, फोर्स ऑफ इंडक्शन बिटवीन टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे कोई चार्ज इंड्यूस होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर यहाँ +1 कूलम रखेंगे तो ये उतना फोर्स लगेगा KQ by R स्क्वायर, और यहाँ पे R क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस दैट इज 5 मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू KQ by R इज 5, KQ by 25, KQ by R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q इधर है यहाँ पे, तो जितना भी चार्ज इंड्यूस्ड होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किधर होगा, इधर, ये होगा E इंड्यूस्ड और उधर ब्लैक से है E एक्सटर्नल, और पॉइंट P पे नेट चार्ज होगा 0। एम आई क्लियर? ये हमने दिखाया E एक्सटर्नल। सो अगर पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड उधर ही होगा, सो E एक्सटर्नल उधर है तो यहाँ पे E इंड्यूस्ड नेट इधर होगा। कोई डाउट है? नहीं? पक्का? ओके। अच्छा नेक्स्ट करें सेम टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। Find electric field at point O due to induced charge. O is center of a sphere. ये sphere है,
Find magnitude of electric field at point O due to induced charge. Find magnitude of electric field at point O due to induced charge. Magnitude of electric field at point O due to induced charge. हुआ क्या? फंस गए ना? लोग बोल दिए जीरो। अच्छा, जीरो वाला में लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अप्लाई करेंगे, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। वो लोग इंटीग्रेशन किए हैं, वाह बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग हो गया मैथ्स में। देखता हूं वो क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग जीरो बोले, उनका लॉजिक क्या है? उनका लॉजिक ये है कि यहां पे एक स्मॉल चार्ज डी क्यू लेंगे और लिखेंगे डी इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, रेडियस आपका सेम है। सो इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस और सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या है? नेट चार्ज क्या है इस पे? जीरो। सो ई कुछ लोग ये कर रहे हैं। मैं क्या क्या समझना, हमने स्मॉल चार्ज डी क्यू लिया है सरफेस पे, उसके कारण फील्ड क्या हुआ? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज मान लिया इसको। फिर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी, तो के बाय आर स्क्वायर, आर की सबके लिए सेम है, सब सरफेस का पॉइंट है, सबका रेडियस सेम है, के बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो गया? जीरो। क्यों? क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल है, इस पे नेट चार्ज क्या है? जीरो। ये सही या गलत? गलत। क्यों गलत? मैं कितनी बार भौंका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या स्केलर, पोटेंशियल में करते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या स्केलर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर है? स्केलर है, स्केलर। अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन सारे के लिए, इसे कारण कुछ इधर हुआ, ऐसे कारण इधर हुआ, ऐसे कारण कुछ इधर हुआ, सबका अलग अलग डायरेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हमको पता नहीं। तो आप सिंपली इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते। हम कंपाउंड लेट करते थे, परेशान हो जाओगे, इसलिए मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। बिकॉज़ इंटीग्रेशन इज स्केलर एडिशन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके तरह ऐड कर सकते थे अगर सबका डायरेक्शन सेम होता है, सबका डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए मेथड गलत है। फिर से वही तरीका करेंगे और सिंपल है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू जीरो। So electric field at O due to point charge Q plus electric field at O due to induced charge, that is equal to zero. So electric field at O due to induced charge is equal to minus of electric field at O due to Q. मैं सेम टाइप दो क्वेश्चन करवाया ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। और Q का यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर इधर, ये है E एक्सटर्नल एट पॉइंट O, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाय 9। मीन्स जितने भी सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो रहे हैं, जैसा भी होगा, पता नहीं डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इट डिपेंड्स पॉइंट क्यू कैसे रखा हुआ है, बट उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि क्यू कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, नेट जीरो करने के लिए सरफेस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही। एम आई क्लियर? किसी कोई डाउट है क्या? नहीं? सो मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिव मटेरियल इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमें पढ़ा सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या पढ़ा? इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। थर्ड लिखिए, एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू कंडक्टर, extra charge given to conductor always resides at its surface. Extra charge given to conductor always resides at its surface. समझते हैं? मान लो कोई भी कंडक्टर है, कोई भी शेप का,
ये एक कंडक्टर है, अब इस पे क्यू चार्ज दिया और हमने बोला उस क्यू चार्ज का सरफेस पे, क्यों? हम मानते हैं एक गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द सरफेस, हम जस्ट इनसाइड द सरफेस एक गॉसियन सरफेस लिए, जो कंडक्टर है उसके जस्ट अंदर हमने गॉसियन सरफेस लिया। ठीक है, ये मेरा है गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। मैं प्रूव कर रहा हूं, मैंने आपको जो प्रॉपर्टी लिखाया कि एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू कंडक्टर अदर साइड्स ऑन इट्स सरफेस, मैं उसको प्रूव कर रहा हूं। अगर मैं गॉसियन सरफेस लिया, अब इस पे लिखते हैं गॉस लॉ, E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब बताओ, ये गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, तो इसके हर पॉइंट पे E क्या है? 0। ये पता है, सेकंड प्रॉपर्टी भी तो पढ़े थे अभी, प्रॉपर्टी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज 0। अब हम बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं बोलेंगे आपको, हम क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ा रहे हैं, तो आपको मानना है कि हम ये प्री एज्यूम्ड है केसेस ऑफ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तब E डॉट dA भी क्या होगा? 0। अरे जब E ही हर जगह 0 हो गया तो E डॉट dA क्या होगा? पूरे सरफेस के क्रॉस 0। एम आई क्लियर? कोई डाउट है? हम आपको बोले कि बाहर से मान इस पे चार्ज क्यों दिया, हम इसको चार्ज दिए क्यों? मेरा कहना है कि ये चार्ज सारा सरफेस पाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। कंडक्टर को जो भी चार्ज देंगे उसके सरफेस पे आएगा, सरफेस के साथ आगे बाहर तो पड़ेंगे, बट ये सरफेस पे ही आएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि अगर इसके अंदर एक कोई गॉसियन सरफेस लिए, तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे E नेट क्या है? गॉस लॉ में E क्या रिप्रेजेंट करता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस आउटसाइड एंड इनसाइड। और अभी हम पढ़े हैं कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे E नेट क्या होता है? 0। तो सिंस E is 0 at all points on Gaussian surface, at all points on Gaussian surface, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो E डॉट dA इक्वल टू 0, और जब E डॉट dA 0 इट इंप्लाइज Q इनक्लोज 0। मतलब इसके अंदर चार्ज क्या है? 0, मतलब कोई नेट चार्ज नहीं। तो चार्ज कहां गया? जो हमने बाहर दिया, जो हमने बाहर से चार्ज दिया वो कहां गया? सरफेस पे, बिकॉज सरफेस को जस्ट टच करता हुआ जो सरफेस बना है उसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, चार्ज कहां गया? सरफेस पे। एम आई क्लियर? तो जो भी चार्ज दिया वो कहां गया? सरफेस पे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? मतलब जब भी कंडक्टर को चार्ज देंगे बाहर से, वो उसके सरफेस पे होगा, वॉल्यूम में चार्ज नहीं जाएगा। क्यों? मैंने प्रूफ किया कि अंदर हमने गॉसियन सरफेस बनाया, हर पॉइंट पे E 0, सो E डॉट dA 0, E डॉट dA 0 इट इंप्लाइज Q इनक्लोज 0। ध्यान रखना, अगर Q इनक्लोज 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरफेस के हर पॉइंट पे E 0 है। मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है? अगर Q इनक्लोज 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरफेस के हर पॉइंट पे E 0 है, बिकॉज Q इनक्लोज 0 का मतलब ये होगा कि E डॉट dA 0 होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर पॉइंट पे E 0 है। अरे अभी तो बताए, इसी केस में Q इनक्लोज 0 है, मैं क्या बोला समझ में आ रहा है? कि अगर किसी के अंदर एक मान लें कि कोई स्फीयर है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यों रख दिया, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं इससे हर पॉइंट पे E 0 है, कुछ ना कुछ तो E है, इसी का कुछ E है कि नहीं? सो Q इनक्लोज 0 का मतलब ये नहीं है कि Q इनक्लोज 0 it doesn't imply that electric field at all points 0 for Gaussian surface।
इट डजंट इंप्लाई। बट अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा सरफेस पे, इसका मतलब है कि ई डॉट डी ए जीरो होगा हर पॉइंट पे, सो क्यू इनक्लोज जीरो। रिवर्स करेक्ट है। क्यू इनक्लोज जीरो से इतना कह सकते हैं कि ई डॉट डी ए का सम जीरो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि हर पॉइंट पे ई जीरो है। अगर ई और डी ए परपेंडिकुलर होगा तब भी ई डॉट डी ए जीरो हो जाएगा, क्यू इनक्लोज जीरो हो जाएगा। है नहीं? कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट केस, ये था थर्ड प्रॉपर्टी कि जो भी हम बाहर से चार्ज किए वो कहां आएगा? गॉसियन सरफेस पे, और सरफेस पे लाइक करेगा, सॉरी कंडक्टर के सरफेस पे लाइक करेगा। गॉसियन सरफेस का गलती से बोल दिया। अगर हम कंडक्टर को कोई भी चार्ज देंगे आउटसाइड से टू लाई एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये था थर्ड। फोर्थ लीजिए, फोर्थ, फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब बताओ, कंडक्टर मटेरियल है, उसमें क्या बात करेंगे, रो के या सिग्मा का? अगर एक कंडक्टिंग मटेरियल है, पूरा 3D से कर, यहां पे क्या बात करें? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया। अरे यार अभी बताए, फिर वही बोल रहे हो, पर यूनिट वॉल्यूम क्यों? चार्ज वॉल्यूम मटेरियल के अंदर है क्या? चार्ज जब सिर्फ सरफेस पे है, सरफेस पे एरिया है, वॉल्यूम एरिया। अब भी बताया कि जो भी चार्ज देंगे, क्यू चार्ज देंगे, तो ये चार्ज कहां आएगा? मतलब प्लस क्यू चार्ज देंगे, चार्ज कहां आएगा? ये इसके सरफेस पे आएगा। जब सरफेस पे आएगा, सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सिग्मा क्या होगा? चार्ज पॉइंट एरिया था, यहां बात नहीं है चार्ज पॉइंट एरिया का। और हमने बोला इन केस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर सिग्मा इक्वल टू 1/r। मतलब जहां सब कर्वेचर ज्यादा है वहां सिग्मा कम। जैसे अगर एक स्फीयर लेते हैं और ये आइसोलेटेड स्फीयर है, आइसोलेटेड मतलब और कोई उसको अफेक्ट करने वाला चार्ज आसपास नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर है, इस पे हमने चार्ज क्यू दिया, कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज कहां आएगा? सरफेस पे। अब इसका हर जगह अगर स्फीयर है तो आर सेम या अलग अलग? सेम। मींस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनिफॉर्म, इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि हर पॉइंट पे आर क्या है? सेम। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट? नहीं। अगर इसी के सेकंड केस लेते हैं, ये केस 1 था, एग्जांपल 1 कि मेरा आइसोलेटेड स्फीयर था। अब मेरा एक स्फीयर फिर से स्फीयर ही है, बट इसके सामने पॉइंट चार्ज क्यों है? अरे इस चार्ज इसको इफेक्ट नहीं कर रहा। एक सेकंड एग्जांपल है, ये आइसोलेटेड है, कंफ्यूज मत करना, इस पॉइंट चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं है। आप बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूं, इसको मिटा दो क्या? अब भी कोई चार्ज दूंगा, मेरा सिर्फ एक स्फीयर था, उसमें पॉइंट चार्ज क्यों दिया था। अब माने सॉरी, अब भी पिछला केस में क्या था? एक आइसोलेटेड स्फीयर था, उस पर हमने बाहर से कोई चार्ज कैपिटल क्यू डाला था, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। अभी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है, उसके सामने एक स्फीयर का रेडियस r है, और इसको हमने कैपिटल क्यू दिया। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा क्या? नहीं, बिकॉज़ ये कब वैलिड था? जिस समय मेरा स्फीयर आइसोलेटेड था। अब इसको अगर हम हटा दें, अगर इसको हम हटा देते तो यूनिफॉर्म होता, हर जगह प्लस 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 यूनिफॉर्म हो जाता। अब जब हम इसको लाएंगे तो इंडक्शन होगा, तो ये बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो करने के लिए इंडक्शन होगा, तो यहाँ पे कुछ आएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे आएगा प्लस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा। अब जो नेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? कुछ इस तरह का। यहाँ चार्ज डेंसिटी प्लस का ज्यादा और इधर थोड़ा कम जाएगा। Am I clear? कुछ ऐसा, मैं सब कुछ स्केल में आपको बता रहा हूँ क्वालिटेटिव कि सिग्मा इन केस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर चार्ज पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये कब वैलिड है? When conductor is isolated।
इट्स वैलिड ओनली फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर। जब आइसोलेशन का केस था तो जैसे जैसे आर बढ़ते गया सिग्मा घटेगा। अब हमने स्फीयर लिया, इसके हर पॉइंट कर्वेचर सेम है, जब कर्वेचर सेम है तो आइसोलेटेड होता तो हर जगह सिग्मा सेम होता, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता। अब हमने इस स्पेक्ट्रम में पॉइंट चार्ज क्यों ला दिया? अगर इसको हटा दे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता। इसको लाने से यहाँ इंडक्शन होगा, यहाँ का प्लस यहाँ माइनस, कैसे आपको अभी बताए थे। तो यहाँ पे नेट चार्ज थोड़ा प्लस से कम हो गया। हो सकता है अगर बहुत ज्यादा इंडक्शन हुआ, चार्ज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ नेट माइनस भी आ सकता है। इसलिए मैं बोला ये सब क्वालिटेटिव है। अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा है, बहुत इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो हो सकता है यहाँ पे इंडक्शन ज्यादा हुआ, यहाँ पे नेट माइनस भी आ जाए, पॉसिबल है। अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसलिए यहाँ माइनस हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहाँ पे नेट माइनस पॉसिबल है और यहाँ प्लस हो सकता है। मैंने एक जस्ट क्वालिटेटिव एक केस लेके आपको दिखाया है। बस मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि ये वैलिड तभी है जब स्फीयर हमारा आइसोलेटेड है, मींस दुनिया कोई और चार्ज नहीं है, अदरवाइज दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगा। क्लियर? जैसे फटाफट छापते जाओ। जैसे मान ले एग्जांपल लेते हैं, कुछ ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे रेखा पर क्या बहुत कम है, यहाँ चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, सरफेस है, इधर कम जाएगा। इसका इसको हम पॉइंट चार्ज क्यू अगर हमने बाहर से दिया प्लस क्यू दिया है तो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सब देखोगे कि कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है वहां पे शार्प एज अवॉइड किया जाता है। कोई अच्छे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में शार्प एज नहीं आता, वहां पे चार्ज कॉम्बिनेशन का सेग्रीगेशन का चांस है, वहां पे चार्ज सेग्रीगेट हो सकता है। कोई डाउट नहीं? परेशान मत सर से। क्लियर? तो यहाँ पे आर कम था तो सिग्मा ज्यादा हुआ, इधर आर ज्यादा है तो सिग्मा एक्सक्यूज मी परेशानी हो पहुंचेगा तुम्हारे तक। सो यहाँ पे सिग्मा कम है, यहाँ सिग्मा ज्यादा है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्या पर है, कंडक्टर has 3 electrons, electric field inside conductor is 0 in case of electrostatics, extra charge when one or other resides on its surface, and in case of isolated conductor is equal to 1 by r. Next property हमने बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल 0 है और सरफेस पे क्या होगा? तो फिफ्थ tangential component of electric field. Tangential component of electric field at the surface of conductor. At the surface of conductor is 0. Tangential component of electric field at the surface of conductor is 0. मीन्स अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? ऑलवेज 0। क्यों? कोई बता सकते हो क्या क्यों 0 होगा? कोई बता सकते हो क्या? समझो, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। समझते हैं? अगर इस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन पे किसके लोग फोर्स लगेगा? अरे हाँ नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिला क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिला क्या? नहीं मिला ना। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर अचीव नहीं हुआ है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अचीव करना है मींस दिस कंपोनेंट शुड बी 0। Am I clear? If there will be tangential component of electric field
tangential component of electric field at surface then free electrons of surface will experience net force and we can't achieve electrostatics. So अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस है मीन्स सरफेस पे टेंशन कंपोनेंट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 मीन्स ई क्या होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस है नहीं. सो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to surface of conductor. Electric field is always perpendicular to the surface of conductor. Am I clear? कोई डाउट है? सबको सब कुछ दिख रहा है? बहुत ही गंदा लिखा हुआ है. मैं सब कुछ बोल दिया हूं, पता नहीं लिखा तो बहुत गंदा हूं. हमने पहले क्या बोला प्रॉपर्टी लिखा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज 0. व्हाई? बिकॉज़ इफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रॉन को ऐसा फोर्स लेगा मींस इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहा, जबकि हमको पढ़ना क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम लोग देख रहे हैं. सो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अचीव करना है मींस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0. इसका मतलब अगर टेंशन कंपोनेंट 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट. इनसाइड कंडक्टर 0 हो गया, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. सो अगर हम कंडक्टर की सरफेस की बात करें सो इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the surface of conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस अगर हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो चार्ज कहाँ आएगा सरफेस पे और सरफेस पे चार्ज आएगा और इसके आपको ध्यान रखना है इसके परपेंडिकुलर होगा. हर जगह सरफेस के परपेंडिकुलर. मैं यहाँ पे ज्यादा डेल्स दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है क्यों आपको दिख जाएगा. आपको मैं पढ़ाऊंगा जहां सिग्मा ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा. ध्यान रखना परपेंडिकुलर होना चाहिए, अच्छे से ड्रॉ करना. और सेकेंड थिंग क्या ध्यान रखना है जहां सिग्मा ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा. क्यों आगे पढ़ेंगे. हर जगह परपेंडिकुलर टू सरफेस. एक हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है उस पे हमने प्लस चार्ज दे दिया था तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया. क्लियर? कोई डाउट? ओके नेक्स्ट ये नोट कर लिए. मैं कैसे बोल रहा हूं क्या क्या ध्यान रखें कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सरफेस के परपेंडिकुलर. और जहां सिग्मा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ ज्यादा है क्यों आगे पढ़ेंगे. और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा आप लोग पढ़ चुके हैं. डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जहां डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां आपको डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा रखना है. नेक्स्ट एक बार आईडी में क्वेश्चन पूछा था, सिंपल है
सीट में शायद क्वेश्चन होगा ये कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक ये दिया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। The following may represent A, B, C, कौन सा हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? A, B, C। सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ है, B को थोड़ा चेंज करते हैं। ये B है ना। which the following may represent electric field line, A, B, C। A होगा क्या? नहीं, बिकॉज इनसाइड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर पास नहीं करेगा। इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से पास नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा। वो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं, बिकॉज एक कंडक्टर का सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आता, यहाँ पे कुछ ऐसा जाता, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट कंडक्टर सरफेस इज नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। सो आंसर क्या होगा? कुछ ऐसा कुछ फील्ड लाइन हो सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, गुड गुड गुड, अच्छा क्वेश्चन। चलो क्या हुआ, आप पढ़ने के मूड में लग रहे हो क्या प्रियांश? उसने बोला सर आपने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व इन चार्ज एंड डिसकंटिन्यूअस हो गया। गुड, सो सर यू आर राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व इन चार्ज फील्ड रीजन because it either terminates at minus charge or infinity, originates at plus charge or infinity। अब मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था जो हमने ड्रॉ किया था, मतलब यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज आ गया है और यहाँ कुछ प्लस चार्ज आ गया है। सो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके टर्मिनेट किया माइनस चार्ज पे, और फिर यहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से किया? प्लस चार्ज से। क्लियर? सो टर्मिनेट कहाँ किया? माइनस चार्ज पे, ओरिजिनेट कहाँ से किया? प्लस चार्ज से, तो सही है। यहाँ पे चार्ज पे टर्मिनेट किया, चार्ज तो रीजन नहीं, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। कोई डाउट? नहीं? पक्का? ओके। ओके, सो नेक्स्ट, अब हमने बोला कि अगर ये कोई कंडक्टर है, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर हमने इसमें कोई प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर हमने यहाँ पे प्लस चार्ज दे दिया तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया और वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब आप याद को थोड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। दो लॉजिक, एक तो हमको पता है फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेस के मींस दिस सरफेस विल एक्ट लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, ए बी सी डी ई, वी कैन राइट VA equal to VB equal to VC equal to VD equal to V, because surface of conductor is equipotential surface. Why equipotential? Because electric field lines are perpendicular. आपने लिख लेना, surface of conductor is equipotential surface because
electric field lines are perpendicular to the surface. Since electric field lines are perpendicular to the surface, so surface of conductor is an equipotential surface. इसके surface के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम 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 सेम, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा. कैसे? टेंजेंशियल कंपोनेंट तो कुछ है नहीं, तो ई डॉट डी आर जीरो, ई डॉट डी आर जीरो, बिकॉज ई टेंजेंशियल जीरो है. डी आर के लोग देखेंगे तो ई इधर है, डी आर इधर है भाई, ई इधर है, डी आर इधर है, ई डॉट डी आर क्या होगा? जीरो. इधर मेरा ई है, इधर मेरा डी आर है, एंगल 90 है, तो ई डॉट डी आर जीरो में डी वी जीरो, तो हर पॉइंट पोटेंशियल सेम. सी कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? फिफ्थ था क्या? फर्स्ट था इलेक्ट्रॉन, सेकंड था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, थर्ड चार्ज डिसाइड्स ऑन इट्स surface, right? Fourth, sigma proportional to 1 by r. Fifth, electric field proportional to the surface of conductor. ये sixth है. Sixth क्या है? Surface of conductor acts like a equipotential surface. means इसके surface के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा. सेवंथ लिखो. सेवंथ क्या है? सेवंथ ये है. अब बात करते हैं फिर से कंडक्टर लिए, और ये में कंडक्टिंग मटेरियल है. इस पे हमने चार्ज प्लस क्यू दिया, सरफेस पे चार्ज आया, सरफेस पे चार्ज आया मींस इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया. सरफेस पे चार्ज आया मींस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया, और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया मींस इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम. अब हमने ये ले लिया. अब तो आप लोग बताओ, ये सी है और ये डी है, चलो सी रहते हैं. अब इस पे कमेंट करो क्या होगा. ऑप्शन ए वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी. ऑप्शन बी वी ए इक्वल टू वी बी ग्रेटर देन वी सी. ऑप्शन सी वी ए इक्वल टू वी बी लेस देन वी सी. चलो कुछ आप लोग ट्राई करो. ऑप्शन डी कांट कंपेयर क्या होगा? Point A and B lie at the surface of conductor and point C lies inside the conducting material. अब हमको you have to compare electric potential at point A, B and C. हम A और B का पहले कंपेयर कर चुके हैं, हमें पता है. अब हमें C का भी करना है A और B के साथ. Point A and B lie at the surface of conductor and point C lies inside conducting material. You have to compare electric potential at point A, B and C. हो गया? ओके, चलो मैं करता हूँ. अच्छा, B इक्वल में कोई दिक्कत नहीं है, because A and B lie at the surface of conductor and conducting surface is equipotential surface. So VA equal to VB, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. Now let's talk about point C. अच्छा, अगर C से A तक जाए, हम लोग पढ़ चुके हैं. अगर इस लाइन से समझाते हैं C से A तक, तो हमको पता है डेल्टा V इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी क्लोज नहीं, E डॉट डी आर. अब बताओ VA माइनस VC इक्वल टू E डॉट डी आर. किसी भी लाइन पे लेते हैं बिकॉज इट्स पाथ इंडिपेंडेंट. हम इस लाइन पे लेते हैं. अगर हमने दो पॉइंट को मिला दिया, इस लाइन से लेते हैं, तो हर पॉइंट पे E क्या है? जीरो. अरे भाई, दिस लाइन का हर पॉइंट कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, तो हर पॉइंट पे E नेट क्या है? जीरो. सो अगर ये जीरो मीन्स VA माइनस VC जीरो, बिकॉज एट ऑल पॉइंट्स inside conductor electric field is जीरो. अगर कंडक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हर पॉइंट पे E जीरो है, तो E डॉट डी आर क्या होगा? जीरो. कोई भी पाथ चले जाओ, अगर इस पाथ से भी जाते हैं तो हर पॉइंट पे जब E ही जीरो है तो E डॉट डी आर क्या होगा? अरे A डॉट बी में अगर A जीरो हो जाए तो A डॉट बी क्या होगा? जीरो.
इसका मतलब है कि कंडक्टर का हर पॉइंट सरफेस और बॉडी का सब क्या होता है, सेम पोटेंशियल। कोई भी पॉइंट ले लो, ए बी सी डी ई एफ, अगर कंडक्टर के बॉडी पे है या सरफेस पे है, वी कैन राइट VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू, सो होल कंडक्टिंग मटेरियल इज इक्विपोटेंशियल। जो कंडक्टिंग बॉडी होगा, पूरा कंडक्टर का बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, बिकॉज सरफेस पे सेम क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रिक उसके परपेंडिकुलर है, और बॉडी से सरफेस का पोटेंशियल सेम है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मींस कंडक्टर के अंदर लो, इनसाइड कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग मटेरियल, और एट सरफेस ऑफ कंडक्टर potential will be same at every point of conductor has same electric potential. Electric potential at all points of conductor will be same, चाहे वो उसके बॉडी पे हो या उसके वॉल्यूम में हो, सॉरी सरफेस पे हो या उसके वॉल्यूम में हो, हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल सेम। एम आई क्लियर? इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं? पक्का? जल्दी जल्दी लिखो, खुद से नोट कर लो कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, चाहे अंदर हो या सरफेस पे हो। पक्का? अब बहुत थ्योरी कर लिए, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया क्या? एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, चलो मानते हैं हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज किया, इसके सेंटर से आर्क्स डिस्टेंस, सेंटर से आर्क्स डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ इंडक्शन हुआ, मानते हैं इसका रेडियस कुछ r है। पहला सिंपल क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू charges induced at surface. Question here, we have conducting sphere of radius r. We have neutral conducting sphere of radius r. We have neutral conducting sphere of radius r. Point charge Q is kept in front of a sphere at distance from its center. Then you have to find electric potential at point A due to charges induced at the surface of conductor. Option A, KQ by X. Option B, minus KQ by X. Option C, 0. Option D, none zero. फटाफट, we have conducting a sphere of radius r. A point charge Q is kept in front of a sphere distance x from its center. Then question find electric potential at point O due to charges induced at surface. कर दी गलती। अच्छा, पोटेंशियल एट नेट पोटेंशियल एट O 0 आ गया। कुछ लोग क्या करते हैं, नेट पोटेंशियल एट O 0 पर, कुछ लोग ये किए नेट पोटेंशियल एट O 0। अरे पोटेंशियल O 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था या ना? हमने आपको बताया था, वो कहा कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल में कुछ नहीं बोला, हमसे बोला पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। अब तो 0 कैसे मान लिए? हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0 एंड पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट रिमेंस सेम, तब 0 मान लिए। अगर हमको इंड्यूस चार्ज का निकालना है, तो हम सिंपल कर सकते हैं, अगर चार्ज इंडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ प्लस। बट नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज क्या है, ये 0। सो अगर पोटेंशियल स्मॉल डी क्यू लेते हैं, dv एट पॉइंट O इक्वल टू क्या होगा, k dq बाय r।
सो इंटीग्रेशन कर देंगे v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाय r। अब यहाँ k और r कांस्टेंट है और पोटेंशियल स्केलर्स को हम बाहर ले इंटीग्रेशन से, ताकि सिंपली k इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या है 0। सो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये नहीं कर पाए बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसको स्प्लिटेशन नहीं कर सकते, डायरेक्शन सेम नहीं है सबका। यहाँ पोटेंशियल स्केलर है, आपको हम 12 पोटेंशियल में बता चुके हैं। सो पोटेंशियल जब स्केलर है तो dv ड्यू टू पॉइंट चार्ज dq इक्वल टू k dq बाय r, और सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, सरफेस पे चार्ज है, सबका डिस्टेंस सेम r है। हमने k बाय r को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dq, और इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या होगा 0, बिकॉज टोटल नेट चार्ज ऑन सरफेस इज 0। कोई बाहर से चार्ज नहीं दिया, सिर्फ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का, तो नेट चार्ज तो क्या है 0 से आ गया 0। नेक्स्ट 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 सो डाटा देता है, ये है 3 मीटर, ये है 6 मीटर, और एक कोई पॉइंट P है 4 मीटर। पॉइंट P क्या है 4 मीटर। The question is find electric potential at point P due to induced charge. Find electric potential at point P due to induced charge. Due to induced charge. Electric potential at point P due to induced charge. Option A. चलो, you have to find electric potential at point P. Electric potential at point P due to induced charge at surface. Same question. We have a conducting sphere of radius 6 meter. A point charge Q is kept at distance 3 meter from its center. Point P lies inside the conducting sphere as shown in figure. Then find electric potential at point P due to induced charge on the surface of the sphere. हुआ क्या? फिर गलती कर दी। अब ध्यान दो, अब अगर हम बात करें, अब इससे कारण 0 होगा क्या? नहीं, अब सारे इंड्यूस चार्ज का पॉइंट P से डिस्टेंस से इंडिकेशन में R जो था वो कांस्टेंट नहीं है बाहर इंडिकेशन से। अरे यार, अब जो लिखोगे dv इक्वल टू, अब ये R इसका अलग है, इसका अलग है, सबका सेम नहीं है P पे। अब आप ये नहीं लिख सकते हो, ये स्टेप गलत है, बिकॉज अब R कांस्टेंट नहीं है। अब तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इसको यूज करके, तो हमको तरीका यूज करना है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यूज करना है। हमको कहां पे पोटेंशियल निकालना आसान है मेरे लिए, कहां आसान है? O पे, बिकॉज O पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज क्या है 0। तो हम पहले O पे सेंटर पोटेंशियल निकालना आसान है। पोटेंशियल एट पॉइंट O इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। कोई डाउट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ electric potential at the center of a sphere equal to electric potential due to point charge Q at the center plus electric potential due to induced charge at the center। ये पार्ट क्या है 0 अभी पाया। क्यों? क्योंकि K बाहर डायरेक्शन ऑफ dq 0 था, अभी किया, पिछला क्वेश्चन नहीं किए थे। सो इस सेंटर पे पोटेंशियल वही होगा जो पॉइंट चार्ज Q कारण होगा, दैट इज K Q by R।
So electric potential due to this point charge Q at center will be KQ by R. और अभी हम पढ़े हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर कि इसके हर पोटेंशियल सेम होगा, दिस इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल O पे है वही P पे है. अब लिखो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले कहां निकालेंगे पोटेंशियल? सेंटर पे. तो वहां पे निकालना आसान है. इंड्यूस्ड चार्ज के लिए सबका डिस्टेंस वहां पे R है. ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड दिस. सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज is equal to potential at point P minus potential at point P due to point charge Q. Potential at point P due to induced charge is equal to electric potential at point P minus electric potential at point P due to point charge Q. So electric potential at point P is equal to KQ by 3. KQ by 3 minus electric potential at point P due to this point charge Q. This distance is 5 meter KQ by R, so that is KQ by 5. This is equal to 15 KQ 5 minus 3. This is equal to 2 KQ by 15. Am I clear? किसी कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज. दो ही चार्ज है ना, एक पॉइंट चार्ज एक इंड्यूस्ड चार्ज, दोनों को मिला के जो होगा नेट पोटेंशियल होगा. सो हमको O पे पता है पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज क्या है? 0. तो O पे नेट पोटेंशियल होगा जो कि Q कारण होगा, दैट इज KQ by 3. सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O इक्वल टू KQ by 3. अगर हम बात करें P पे, सो P पे अगर पोटेंशियल की बात करें, P पे होगा Q के कारण भी और इंड्यूस्ड चार्ज के कारण भी, राइट? सो और वो टोटल वो वाले के इक्वल होगा. क्यों? बिकॉज अभी हम लोग पढ़े हैं ऑल पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर हैव सेम पोटेंशियल, चाहे सरफेस पे या बॉडी के अंदर हो. O पे P पे यहाँ पे सरफेस पे पॉइंट A होता है, पोटेंशियल इतना होता है KQ by 3. अगर सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट A, क्या लिखते? VA इक्वल टू KQ by 3. अब A पे हमको इसके कारण निकालना आ सकता था, बट इसके कारण निकालना आता क्या? नहीं. बट अगर हमने O पे निकाल लिया, जो पोटेंशियल O पे होगा वही A पे होगा. अब हो राइट क्वेश्चन पूछा फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O, ऑपरेशन हो भाई कैसे निकालें? अरे भाई जो O पे है वही A पे है, वही P पे है, वही B पे है, वही C पे है. हर पर पोटेंशियल क्या होगा? KQ by 3 होगा. जब KQ by 3 निकलेगा पोटेंशियल एट पॉइंट P, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज भी दिस. आगे सिंपल मैथ्स है. एक ऐसा क्वेश्चन होगा, ये सब अच्छे से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है. छोटा सा क्वेश्चन है बट अच्छा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारा. नेक्स्ट, अब हमारे पास एक कंडक्टर है और इस पे हमने चार्ज Q दे दिया. अभी न्यूट्रल नहीं है, अभी न्यूट्रल नहीं है, ठीक है. और यहाँ पे इससे डिस्टेंस x पे एक पॉइंट चार्ज कैप्चर किया, ये पॉइंट P है एट डिस्टेंस A फ्रॉम सेंटर. तो हमने सरफेस पे चार्ज Q बाहर से दे दिया है, ठीक है. देन माय क्वेश्चन इज फाइंड, ये प्लस है, क्वेश्चन तो पॉजिटिव है. फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. Find electric potential at point P due to charges at the surface of conductor. Find electric potential at point P. Point P कहाँ है? कंडक्टर के अंदर. It's a conducting sphere. You have to find electric potential at point P due to charges at surface of conductor. खुद से करो, खुद से करो फटाफट.
हो गया। देखो अब अगेन जो आसान पोटेंशियल कहां निकालना है, ओ पे। अब फिर मैं सारे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म बता चुके हैं अभी कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू है, इसलिए इस पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। चलो अभी उस पे इंटरेस्टेड नहीं है। हमको निकाला पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। पोटेंशियल पॉइंट ओ इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू प्लस पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज ऑन द सरफेस। सरफेस पे जो भी चार्ज, सरफेस पे दो चार्ज होगा, इंड्यूस चार्ज प्लस हमने बाहर से क्यू दिया, हमने बाहर से क्यू दिया और वो क्यू कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कुछ ज्यादा होगा मान लिए, और यहाँ कुछ प्लस हुआ, नेट नेगेटिव नहीं हुआ, बट अभी टोटल चार्ज क्या होगा मिला के, क्यू ही होगा ना। सो अगर हम इसके कारण निकालें सेंटर में पोटेंशियल के डी क्यू बाई आर इंटीग्रेशन करेंगे तो अल्टीमेटली के क्यू बाई आर ही तो होगा ये। सो ये क्या हो गया, के कैपिटल क्यू बाई एक्स प्लस के स्मॉल क्यू बाई आर। ये समझ में आया कि ये समझ में आया नहीं? अगर हम सरफेस के चार्ज के कारण ओ पे पोटेंशियल निकालें तो हमें क्या फिर से डी क्यू लिए, अरे यार के डी क्यू बाई आर, सो वी ओ ड्यू टू सरफेस, ये सरफेस का हम बात कर रहे हैं, के बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू, जो हमने बाहर से दिया, बिकॉज इंड्यूस चार्ज तो जीरो हुआ था, जो हमने बाहर से दिया वही नेट चार्ज है, तो के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर, और पोटेंशियल एट ओ जो है वो पोटेंशियल एट पॉइंट पी होगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी due to point charge q, the potential at point p due to charge on the surface. So potential at point p due to charge on surface is equal to kq by x plus kq by r minus potential at point p due to point charge q. So this distance is under root a square plus x square माइनस के कैपिटल क्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एम आई क्लियर? हमने जब भी सब क्वेश्चन पहले कहां लिखेंगे पोटेंशियल, सेंटर पे, वहां पे निकालना आसान है। निकाला पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाय एक्स, के कैपिटल क्यू बाय एक्स ड्यू टू स्मॉल चार्ज क्यू इक्वल टू के स्मॉल क्यू बाय आर, और ये पोटेंशियल पी हर जगह होगा, सब कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल सेम होगा, सो equal to potential at point P. So potential at point P due to charge on surface क्या होगा, उस पे हम कैपिटल क्यू बाय पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया के क्यू बाय दिस स्मॉल आर। स्मॉल आर मींस ये डिस्टेंस। एम आई क्लियर? हो गया। नेक्स्ट, ये हमने सारा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ये सारा प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से मुझे पता है आपको पूरा याद होना चाहिए। पहला क्या था, इट हैज फ्री चार्ज, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तीसरा क्या था, एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू कंडक्टर ऑफ एनी साइड्स ऑन इट्स सरफेस, चौथा क्या था, C1 इक्वल टू 1 बाय r, पांचवा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, छठा क्या था, इलेक्ट्रिक कंडक्टर potential acts like an equipotential surface, sorry conductor surface acts like equipotential surface, और लास्ट क्या था, at all points of conductor electric potential is same। बस हो गया, ये तो था समरी, इसमें हम कुछ क्वेश्चन किए। ओके, अब लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, सो हमको कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। हम लेकिन जनरल कंडक्टर कुछ भी लेते हैं, इसके अपना सिग्मा सेम अलग 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 अलग, यहाँ पे सिग्मा ज्यादा है और यहाँ पे सिग्मा कम है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, करंट का कर्वेचर ज्यादा है, ओके। हमको ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर एट इट्स सरफेस, हम बिल्कुल सरफेस पे निकालना है, एट इट्स सरफेस। हम कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कि यहाँ हमने पहले देखा परपेंडिकुलर होता है, हमको पता है,
अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम गॉस लॉ यूज करते हैं। हमने बना लिया गॉस लॉ, बिल्कुल पास का पॉइंट, सरफेस का बिल्कुल पास का पॉइंट हमको बिल्कुल यहाँ पे निकालना है। मान लिया हमने बिल्कुल एक पास का पॉइंट लिया, आपको दिखा रहे इतना, बट रियल में बहुत पास का पॉइंट, हमको कहाँ निकालना है, सरफेस पे निकालना है। तो हमने गॉस सरफेस ऐसा बना लिया, ऐसा बनाया। आपको हम दिखा रहे हैं पॉइंट इतना दूर है, रियल में पॉइंट बिल्कुल सरफेस के पास है। एक हमने सिलेंड्रिकल गॉस सरफेस ऐसा बना लिया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं ई डॉट डी ए। अगर हम सिलेंडर पे लिखें ई डॉट डी ए, तो इसके बताओ ये सरफेस 1 कर्व पे देखो, अंदर तो यहाँ पे ई जीरो है, यहाँ भी ई जीरो है, और यहाँ भी ई जीरो है। सो अंदर के हर पॉइंट पे ई डॉट डी ए क्या हो गया, जीरो। इस सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस है उसका जो भी पॉइंट अंदर है कंडक्टर के अंदर, वहां पे ई डॉट डी ए क्या हो गया, जीरो। अगर बाहर आए तो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर है, ई इस डायरेक्शन में है, और हमने बिल्कुल छोटा सा लिया है पॉइंट सरफेस, बिल्कुल हर जगह ये अलग अलग है। हमने बिल्कुल छोटा सा एरिया जहाँ पे हम मानते हैं कि डी ए बहुत स्मॉल है, स्मॉल डी पे हम लिए हैं, हमने बहुत स्मॉल डी ए लिया, सो दैट वी कैन एज्यूम डायरेक्शन हर जगह सेम है। अरे हर जगह ई परपेंडिकुलर होगा, हर जगह का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग। हमने बिल्कुल एक छोटा सा सेक्शन लिया डी ए, तो इस डी ए पे मास्टर हर जगह ई परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन में है, तो इस सरफेस पे ई डॉट डी ए क्या होगा, ई इधर है और डी ए इधर है। ये मेरा डी ए है और ये मेरा ई है, तो इस कर्व पे ई डॉट डी ए क्या होगा, जीरो। तो इस पूरे गॉस सरफेस पे सिर्फ यहीं पे ई डॉट डी ए है ना, सो ई डॉट डी ए, ये जो गॉस लॉ है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दो, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको बाहर में, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, इनलार्ज करके, और ये मेरा छोटा सरफेस है, ये है मेरा डी ए, बट आपको हम दिखा रहे हैं इनलार्ज करके। तो इसके अंदर तो हर पॉइंट पे ई जीरो है, यहां से यहां तक हर पॉइंट पे ई क्या है, जीरो। सो यहां पे भी हो गया ई डॉट डी ए जीरो बिकॉज ई जीरो, यहां पे भी ई डॉट डी ए बिकॉज ई जीरो, यहां पे भी ई डॉट डी ए जीरो बिकॉज ई जीरो। अब यहाँ पे ई इसके सरफेस पे जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, सो यहाँ पे ई इधर है और डी ए मेरा इस डायरेक्शन में, सो यहाँ पे भी ई डॉट डी ए क्या हो गया, जीरो, बिकॉज ई एंड डी ए आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी ई एंड डी ए आर परपेंडिकुलर, से बचा क्या, यहाँ पे ई इंटू डी, बिकॉज वहां पे ई और डी ए में एंगल 0 डिग्री है, तो बचा क्या, ई इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो, ई डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज। अब बताओ इस गॉसियन सरफेस में यहाँ तो कोई चार्ज नहीं, चार्ज जो भी है वो इस सरफेस पे है, और हमारे माना डी ए बहुत सारा सिग्मा वहां पे यूनिफॉर्म है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज सिर्फ इस सरफेस पे है, ये जो सरफेस है सिर्फ यहाँ चार्ज है ना, बाहर चार्ज है, बाहर चार्ज को लेना है, सिर्फ ट्विन लेना है, और यहाँ कोई चार्ज है नहीं, इधर कोई चार्ज है नहीं, सिर्फ सरफेस पे चार्ज लेना है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ चार्ज सिग्मा है, डी ए बहुत स्मॉल है, मींस सिग्मा यूनिफॉर्म उसे स्मॉल डी ए के लिए मान सकते हैं। तो व्हाट इज क्यू इनक्लोज, सिग्मा इनटू डी ए, सो डी ए गॉट कैंसल, सो व्हाट इज ई, E is equal to sigma by epsilon. So electric field at the surface of conductor is sigma by epsilon naught. अब जहां सिग्मा ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, जैसे मैं बोला था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, डेंस। यहाँ सिग्मा ज्यादा है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of conductor is sigma by epsilon naught. Am I clear? कोई डाउट है, नहीं? तो ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको इसलिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूछेगा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जहां पे सिग्मा ज्यादा है, ध्यान से देखो, इसलिए मैं आपको देखने की जगह छोड़ रहा हूं, आप ध्यान से देखो, जहां पे भी सिग्मा ज्यादा होगा वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस रखना है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉप हो, एग्जाम पूछेगा हाउ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां सिग्मा ज्यादा है वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस ड्रॉ करना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर।
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। टाइम कितना हुआ है भाई? खत्म तो करेंगे ही, चाहे जितना हो जाए। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ध्यान दीजिए, मेरे पास कोई कंडक्टर है, मान ले कोई कंडक्टर है, तो इस पे हमने पॉइंट चार्ज क्यों दे दिया, या हमने यहाँ पे सॉरी हमने सरफेस चार्ज क्यों दे दिया, इसका सरफेस पे चार्ज आ गया कुछ। अब बताओ, जब सरफेस पे प्लस प्लस चार्ज तरह से आया है, इसमें आपस में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? तो इसे कोई रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा इसमें विल बी अंडर स्ट्रेच, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा, हाँ या नहीं? अरे कुछ लोग नहीं पढ़े स्ट्रेस स्ट्रेन, बट जो लोग पढ़े हुए हैं, आगे में आंसर नहीं हुआ है। सो यहाँ पे जब हमने सरफेस पे प्लस चार्ज दिया, दे विल रिपेल ईच अदर, इसके आपस में रिपल्सन, इसको रिपेल कर रहा है, जब इसको रिपेल करेगा मींस उसमें रिपल्सन है, सो उसके कारण इट विल बी स्ट्रेस्ड, सब दूर जाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल तोड़ने की कोशिश करेगा। तो वहां पे एक जो स्ट्रेस आ रहा है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, दैट इज प्रेशर, हमको प्रेशर निकालना है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या प्रेशर आ रहा है, और अगर आपको दे दिया कुछ ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना पे मीटर ब्रेक कर देगा, तब वहां से निकालते हो मैक्सिमम चार्ज कितना चल सकता है, वो सब बात कीजिए, उस पर जान नहीं रहो। सो हमको निकालना सब मिलेगा, असाइनमेंट में मिलेगा। सो हमको निकालना है प्रेशर क्या ड्यू टू दिस रिपल्सन अमंग देमसेल्व्स। तो सिंपल तरीका है, अभी हमने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा। किसी एक पॉइंट में प्रेशर निकाले, प्रेशर किसी पॉइंट पे निकलता है ना, हम इस पॉइंट में प्रेशर निकालें, जहाँ सिग्मा वाला प्रेशर लगा होगा, हमारे इस पॉइंट में प्रेशर निकालें, इस पॉइंट पे फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एक स्मॉल चार्ज dq ले लेते हैं, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, dF इक्वल टू dq इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? ओके, सो दिस फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू dq इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, F परपेंडिकुलर बाय एरिया, ये होता है ना। सो यहाँ पे फोर्स तो ए परपेंडिकुलर लग रहा है, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर है, सो प्रेशर इक्वल टू dF बाय dA। ये डिफरेंस ऐसा नहीं है, स्मॉल एरिया है, स्मॉल फोर्स है, कंफ्यूजन हो रहा है, चलो यहाँ पे F ले लेते हैं। सो F बाय dA दैट इज सिग्मा dA, सिग्मा स्क्वायर dA बाय एप्सिलॉन नॉट बाय dA, कैंसिल। कोई डाउट? तो उस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया, ये, और हर पॉइंट प्रेशर अलग अलग होगा, हर पॉइंट प्रेशर सेम या अलग अलग, अलग अलग, सही या गलत, सही या गलत? गलत। ये कॉमन मिस्टेक है, ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। हमको कहाँ गलती की है, इनफैक्ट हमने गलती इसी स्टेट में कर दी है, इस स्टेट में, इसका हमने कोई गलती नहीं की है। प्रेशर होता है फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया बाय एरिया। अरे भाई यहाँ तो फोर्स परपेंडिकुलर तो है, अगर हमने फोर्स से निकाला बाय एरिया कर दिया, ये यही गलती की है। क्यों? आपको हम बहुत बार भोग गए, कोई चार्ज अपने ऊपर खुद के कारण फोर्स नहीं लगाता है, कोई खुद के फील्ड के कारण अपने ऊपर फोर्स लगाता है क्या? नहीं लगाता है। तो ये जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। हम जो गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, गॉस लॉ को यूज करके, हमने क्या किया था, ये मेरा गॉसियन सरफेस था, और जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इट वाज टू चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस एज वेल इनसाइड द सरफेस। ये सिग्मा एप्सिलॉन नॉट था, वो इस चार्ज के कारण उसके बाहर के चार्ज सबको मिला के नेट फील्ड था, और कोई अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। तो हमको अगर इस पे फोर्स निकालना है, तो इसके अलावा इस सब को छोड़ के जो फील्ड होगा वो फोर्स लगाएगा, वो अपने फील्ड के कारण अपने ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेगा। अब आई क्लियर?
If you have to find force with a small dq, so you have to find electric field due to charges other than dq. हमको इस dq के अलावा जो और चार्ज है उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा. Am I clear? So हमको उसके कारण फील्ड निकालना है. कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे इनेट क्या है, सिमुलेशन में. सो हम लिखते हैं इनेट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन. ज्यादा स्पेस चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि कैप्चर में जाएगा, वहां पे लोग गलती करते हैं. इनेट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू plus electric field due to remaining portion, and our aim is to find this because dq खुद के फील्ड का अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा. इनेट कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन. अब इसके कारण क्या होगा, ध्यान दो, ये छोटा सरफेस है और इसके बिल्कुल पास का पॉइंट है, बिल्कुल सरफेस का पॉइंट है भाई, और इस पे चार्ज सिग्मा है. बहुत विश्वास हम सिग्मा कॉन्फर्म मान सकते हैं. अब बताओ, बिल्कुल पास के पॉइंट के लिए इसको इनफाइनाइट सेट मान सकते हैं. आपको हम बता चुके हैं इनफाइनाइट सेट में कुछ इनफाइनाइट होता नहीं, कंपेरेबल थिंग. मेरा हाथ भी अगर बिल्कुल पास का पॉइंट है उसके लिए हम लोग इसको मान सकते हैं इनफाइनाइट सेट. बिकॉज इनफाइनाइट सेट क्या था, अगर डिस्क वाला याद करो, हमने बोला था इफ रेडियस इज मच ग्रेटर देन दिस स्मॉल डिस्टेंस. सो अगर ये हाथ भी अगर बिल्कुल पास के पॉइंट को फील्ड निकालना है, दिस हैंड कैन बी ट्रीटेड लाइक इनफाइनाइट सेट. सिमिलरली दिस सरफेस can be treated like infinite set for a point at its surface. बिल्कुल उसके बिल्कुल पास का पॉइंट है तो उसको हम इनफाइनाइट सेट मान सकते हैं. तो इसके कारण फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सेट. इसका एक और प्रूफ है बट ये प्रूफ ज्यादा आसान है. Good out. So what is electric field due to remaining portion? Electric field due to remaining portion will be equal to this minus this. ध्यान से देखो, सिग्मा बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. इस पूरे का नेगेटिव क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अब हमने सिर्फ इस पोर्शन का आपको पता है, इस अगर सरफेस के पॉइंट की हम बात करें, किसी और प्रेशर का निकालना, सरफेस पे निकालना है, तो सरफेस के पॉइंट के लिए दिस स्मॉल पोर्शन कैन बी ट्रीटेड लाइक इनफाइनाइट सेट. And that electric field due to that will be sigma by 2 epsilon naught. So electric field due to remaining charge will be sigma by 2 epsilon naught again. So now we'll write F equal to dq into E due to remaining portion. और E तो perpendicular है, F वेक्टर कर लेते हैं तो. So F का मैग्नीट्यूड क्या होगा, dq into sigma by 2 epsilon naught. That is equal to sigma dA into sigma by 2 epsilon naught. So pressure equal to F by dA. This is equal to sigma square by 2 epsilon naught. Important है, IIT NEET मेडिकल सब पूछे हुए, sorry NEET JEE में सब पूछे हुए. इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर sigma square by 2 epsilon naught. Am I clear? अब हर पॉइंट पे सिग्मा अगर अलग अलग है तो प्रेशर अलग अलग होगा. अगर हर पॉइंट पे सिग्मा अलग अलग है तो प्रेशर क्या होगा, अलग अलग. पट आउट नहीं, ओके. सिर्फ क्वेश्चन देते हैं स्ट्रेट, टाइम इज रनिंग. ओके, क्वेश्चन ये है, बस हो गया. अब एक टॉपिक बचा है स्फीयर. अभी शायद 2 या 3 क्लास लगेगा. स्फीयर को अच्छे से करवाते हैं, स्फीयर पूरा पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा. बस एक ही टॉपिक बचा है स्फीयर. कुछ लोगों ने मैं स्फीयर भूल गया, नहीं भाई मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ. स्फीयर्स में एक्चुअली बहुत कुछ करवाना था, उसको सब कुछ साथ ही करवाते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सारा कुछ स्फीयर का एक साथ करवा देंगे. कैविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, सब कुछ एक साथ करवाएंगे. ग्राउंडिंग करेंगे, कनेक्ट करेंगे दूसरे स्फीयर को, टच करेंगे, बहुत कुछ करना है उसमें स्फीयर में. उसमें आई थिंक 3 लेक्चर्स लगेंगे. आज कितना डेट हुआ, इस मंथ में 3 क्लास और मिलेगा ना, इस मंथ में खत्म हो जाना चाहिए. ओके, क्वेश्चन क्या है, वी आर कंडक्टिंग अ स्फीयर ऑफ रेडियस r
इट हैज गिवन पॉइंट चार्ज, इट हैज गिवन सरफेस चार्ज क्यू, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है क्यू, टोटल चार्ज क्यू। तो क्वेश्चन है अगर इसको हमने चार्ज क्यू दिया है डिस्टेंस यूनिफॉर्म होगा बिकॉज ये क्या है आइसोलेटेड स्फीयर दिया हुआ है। फाइंड फोर्स ऑफ रिपल्सन between two hemispherical part। मतलब अगर हम इसको हेमिस्फीयर कंसीडर करें कि आपस में कितना है, ये इधर रिपेल करेगा इसको रिपेल करेगा तो इस पे कितना रिपल्सन फोर्स लग रहा है, ऑप्शन देगा। चलो मान लेते हैं इसको बाद में, अगर इस पे सिग्मा चार्ज आ गया, सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया क्यू बाय 4πr², यूनिफॉर्म होगा। सो हम ऑप्शन दें उसके टर्म में सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2πr², सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4πr²। फोर्स निकालना है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू πr²। No. You have to find electrostatic force of repulsion between two hemisphere। दोनों हेमिस्फीयर के बीच आपस में क्या रिपल्सन फोर्स होगा वो निकालना है। हो गया, चलो मैं करता हूं। देखो ये बहुत आसान होगा इफ यू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब भी हम निकाले हर पॉइंट प्रेशर क्या होगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी निकाले ना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ स्फीयर विल बी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी निकाले सो हर पॉइंट पे प्रेशर है, प्रेशर है हर पॉइंट पे और फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, राइट। प्रेशर हर पॉइंट पे क्या है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर फोर्स लग रहा है। ओके सो हर जगह प्रेशर क्या है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। ऐसा आपको सफेक्शन में किए होगे, सफेक्शन में पढ़ रहे होगे। तो अब बताओ हर पॉइंट पे हम प्रेशर अगर ये है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो फोर्स क्या होगा इनटू डी क्यू, यही ना। अब हर पॉइंट पे फोर्स का एक्शन सेम या अलग अलग, अलग 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 अलग। अरे इधर डीएफ इधर डीएफ इधर डीएफ, ये सारा डीएफ है तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स अगर आप देखोगे इसका दो कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है सो डीएफ कॉस्ट का इंडिकेट करना, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये आप लोग सब कर चुके हो, इसमें सफेक्शन इसमें ऊपर डिलीवर नहीं करवा रहा। सो नेट फोर्स जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा, डीएफ इक्वल टू पी डीए प्रेशर इनटू एरिया कॉस थीटा। प्रेशर क्या है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस। प्रेशर हर जगह कांस्टेंट है बिकॉज़ सिग्मा हर जगह सेम है, हर जगह सिग्मा क्या है सेम यूनिफॉर्म डीए कॉस थीटा। अब बताओ इस पूरे डीए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया होगा। आपको फ्लक्स में करवाए थे ई डॉट डी का इंटीग्रेशन जब करवाए थे, ये पूरे डीए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा प्रोजेक्टेड एरिया। अरे हाँ नहीं, ये आप कर सकते हो मैथ से, थीटा का एलिमेंट लो, एक रिंग लो, फिर उसको एलिमेंट इंटीग्रेट करना। अदरवाइज अरे हर जगह डीए वेक्टर है, इधर इधर इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं इस प्लेन इस डायरेक्शन में, तो पूरा क्या है प्रोजेक्शन यही रहेगा प्रोजेक्टेड एरिया। हाँ नहीं, ये आप लोग कर चुके हो, सरफेस टेंशन है इसलिए मैं पूरा टाइम स्पेंड नहीं दे रहा हूं। जिसको दिक्कत होगा क्लास के बाद पूछ ला, क्योंकि टाइम भी नहीं है। सो इस डीए कॉस थीटा क्या होगा, दिस प्रोजेक्टेड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, जैसे सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। अगर क्यू के टर्म में आप यहां पे सिग्मा पुट कर देना यहां से लेके। एम आई क्लियर? अगर मेरे पास स्फीयर था तो स्फीयर के हर पॉइंट पे सिग्मा सेम था, क्योंकि आइसोलेटेड स्फीयर था, हमने पॉइंट चार्ज क्यों दिया। हर पॉइंट पे प्रेशर क्या था सेम, वो कितना था सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
अब फोर्स हो गया हर जगह परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो हर जगह डायरेक्शन अलग अलग है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते हैं, कंपोनेंट लेंगे x में और y में, y वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x वाला कंपोनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा, f इक्वल टू p into dA, df इक्वल टू p into dA, इंटीग्रेशन ऑफ p dA cos थीटा, p कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा प्रेडिकेट एरिया, मजा आ गया। ओके, सो एक क्वेश्चन दे देते हैं जहां पे सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, ये होमवर्क है, आपको खुद से करना है, नेट वाले बिल्कुल मत करना, मैं कभी नहीं पूछ रहा था, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये नीट वाले को नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है, उस पे चार्ज जो है, हमने चार्ज क्यों दिया हुआ है, मतलब कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, और इस पे जो सिग्मा है दैट इज सिग्मा नॉट कॉस थीटा। अब सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं है, अगर हम इस पॉइंट थीटा पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा, रेडियस r, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, मार्क कर देंगे, कभी रिपल्सन होगा, मैच करेंगे तो अट्रैक्शन होगा, राइट। चलो यही सिग्मा इक्वल टू क्या है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा, मार्क कर देते हैं, चलो आपका आसान कर देते हैं, सिग्मा इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा नॉट कॉस थीटा। देन क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन force between two hemispheres. Find electrostatic repulsion force between two hemispheres. Sigma equal to mod sigma naught cos theta. क्लियर है, रेडियस है इसका r, इस पे अब सिग्मा यूनिफॉर्म है, हम देखिए somehow कुछ हुआ होगा जिसके कारण सिग्मा कुछ ऐसा आ गया, सिग्मा का आ गया mod sigma naught cos theta, we have to find electrostatic repulsion between two hemispheres. क्लियर है, सो ये आपका होमवर्क है, नीट वाले को बिल्कुल नहीं करना, नीट में कभी नहीं पूछेगा। सो आज मैंने कंडक्टर कंप्लीट कर दिया, अब अगले क्लासेस फिर स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान है, अब नया कुछ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सब अप्लाई करेंगे, आपको सब कुछ पहले का अच्छे से रिवाइज करके आना, गॉस लॉ, फ्लक्स, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, सबको नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है ना ये, we have a conducting sphere of radius r, its surface charge density is sigma naught cos theta, or theta is angle from this. Then find electrostatic repulsion between force between two hemispheres. ठीक है, ओके, बाय बाय।